गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मांग की लोच को मापने की श्रेणियों के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मांग की कीमत लोच क्या है और मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मांग की लोच को हम किस तरह से माप सकते हैं, उसको मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। इन विधियों में कई प्रकार की विधियां हैं। प्रतिशत विधि है, कुल व्यय विधि है, चापलोच विधि है। इस तरह से मांग की लोच को मापने की कई विधियां हैं। ज्यामितीय विधि भी है। तो हम एक एक करके सभी विधियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मांग की बिंदु लोच विधि। जो मांग की बिंदु लोच विधि है वो ये कहती है कि एक ही मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग हो सकती है। सामान्य तौर पे हम ये कहते हैं कि मांग की लोच जो है वो मांग वक्र के या मांग रेखा के ढाल के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन बिंदु लोच विधि तो यह कहती है कि मांग जो है, मांग वक्र, उसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच अलग अलग हो सकती है। इसका सूत्र जो है वो भी इसी के आधार पे दिया गया है कि मांग की लोच को अगर आपको ज्ञात करना है बिंदु लोच विधि से, तो जिस बिंदु पे ज्ञात करना है उसके नीचे की दूरी लोअर पोर्शन और बिंदु से ऊपर की दूरी अपर पोर्शन, इसके आधार पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। ये सूत्र है। तो आप देखिए इस डायग्राम में ये हमारे पास ओ एक्स और ओ वाई अक्ष पर आर एस एक रेखा है। मान लीजिए हमें ए बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है। तो ए बिंदु पर मांग की लोच निकालने के लिए ए बिंदु के नीचे का हिस्सा ए एस और ऊपर का हिस्सा आर ए एस बटा आर ए एस बड़ा हिस्सा है, आर ए छोटा हिस्सा है। तो जो भी रिजल्ट आएगा हमारा ए एस बटा आर ए वो इकाई से अधिक आएगा। तो मांग की लोच हमारी इकाई से अधिक आएगी। अब ये बी बिंदु है। यह बिंदु इन दोनों हिस्सों को बराबर भागों में बांटती है, बी एस बटा बी आर। तो दोनों हिस्से बराबर है, तो जब इनका अनुपात या भाग लगाया जाएगा तो इकाई के बराबर मांग की लोच आएगी। इससे नीचे का हिस्सा मान लीजिए सी बिंदु हम लेते हैं, बी बिंदु से नीचे का कोई बिंदु। इस पे यदि मांग की लोच निकालनी हो तो सी एस बटा ए आर, सी एस छोटा हिस्सा है, आर सी बड़ा हिस्सा है। सी एस छोटा हिस्सा है, आर सी बड़ा हिस्सा है। सी एस बटा आर सी जब हम करेंगे तो इकाई से कम मांग की लोच आएगी। इस तरह से बिंदु लोच विधि के द्वारा हम मांग की लोच निकालते हैं। अब यदि स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें मांग की लोच निकालनी है तो नीचे का हिस्सा कुछ नहीं है और ऊपर का हिस्सा ये पूरा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है रेखा का, वहाँ मांग की लोच जो है वो शून्य के बराबर आएगी, पूर्णतः बेलोचदार मांग आएगी। और यदि एंडिंग पॉइंट यहाँ ऊपर का हिस्सा है तो यहाँ नीचे का हिस्सा तो ये रहा, निचला पोर्शन तो ये रहा मांग की लोच के लिए एल एस, तो पर अपर पोर्शन इसका गायब है, तो यहाँ मांग की लोच अनंत आएगी। तो एक ही रेखा पर मांग की लोच नीचे से प्रारंभ करें तो शून्य से चलते हुए अनंत तक जाती है। मध्य बिंदु पर इकाई के बराबर है, मध्य बिंदु से पहले इकाई से कम, मध्य बिंदु के बाद इकाई से अधिक। तो इस तरह से मांग की बिंदु लोच विधि जो है एक ही मांग रेखा के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग मांग की लोच कैलकुलेट करती है। अब हम बात करते हैं फ्लस्क की प्रतिशत रीति के बारे में। इस पद्धति के जो जन्मदाता हैं प्रोफेसर फ्लस्क हैं।
कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से हम करते हैं। इसके आधार पे जो मांग की लोच का सूत्र दिया जाता है वो ये है, E बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन या मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। डेल्टा Q अपॉन Q, डेल्टा P अपॉन P। अब देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। पहले कीमत 10 रुपये थी, मांगी जाने वाली मात्रा 100, कीमत कम होकर 9 हो गई, मांगी जाने वाली मात्रा उतनी ही है। तो कीमत में परिवर्तन जो है वह हुआ है 1 के बराबर। मांग में परिवर्तन 0, तो 0/1 जब हम करेंगे डेल्टा P अपॉन P 1, तो 0/1 मांग की लोच 0 आएगी। अगर यहाँ वस्तु की मांग में परिवर्तन मान लीजिए 100 की बजाय यहाँ 110 होता, तो मांग में परिवर्तन यहाँ हो जाता 10 और यहाँ 1। कीमत में परिवर्तन जो है वह इकाई के बराबर 1, तो 10/1 होता, तो हमारा आंसर 10 आता। अगर यहाँ 105 होता तो वस्तु की मात्रा में परिवर्तन 5 और वस्तु की कीमत में परिवर्तन 1। उसके आधार पर मांग की लोच निकल जाती। तो ये सूत्र है मांग की लोच को निकालने का। डेल्टा Q बटा Q1 इंटू डेल्टा P अपॉन P1। मांग में आनुपातिक परिवर्तन डेल्टा Q बटा Q, कीमत में परिवर्तन डेल्टा P अपॉन P। इन दोनों का अगर अनुपात निकाल लेते हैं तो हमें मांग की लोच प्राप्त हो जाती है। फ्लस्क के इस सूत्र में बाद में संशोधन किया गया। संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि यदि एक ही मांग वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाया जाता है तो वहाँ पूर्व जो मांग और पूर्व जो कीमत है वो परिवर्तित हो जाती है। उस आधार पर मांग की लोच अलग निकलती है। तो फ्लस्क के सूत्र में परिवर्तन करके इस तरह का सूत्र बनाया गया कि डेल्टा Q जो है वो तो वही रहता है अपॉन Q। उसकी जगह हम नई और पुरानी दोनों मात्रा रखते हैं। इसी तरह P1 और P2 नई और पुरानी कीमत दोनों हम साथ में लेके चलते हैं और कीमत में परिवर्तन को उसी तरह से लेके चलते हैं। तो इसके आधार पे यदि आप P और P2 5 और 4 ले रहे हैं तो P1 प्लस P2 5 प्लस 4, Q1 प्लस Q2 1000 और 1500, 1000 और 1500 इसको आप यहाँ जोड़ लेंगे। Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 आपका जो है 1000 माइनस 1500 और यहाँ P1 माइनस P2 5 माइनस 4। जब हम इस अनुपात को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मांग की लोच आ जाएगी 1.8। अब इसी तरह हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए P1 है 5, Q1 है 40 कि अगर कीमत है 5 और मात्रा है 40, कीमत बदल कर होती है 10, मात्रा हो जाती है 30। तो मांग की लोच संशोधित रीति के अनुसार अगर निकालनी हो तो Q1 माइनस Q2 बटा Q1 प्लस Q2, तो Q1 माइनस Q2 40 माइनस 30 और बटा में प्लस में आ जाएगा इनटू P1 प्लस P2 बटा P1 माइनस P2, 5 प्लस 10 और 5 माइनस 10। इसके आधार पे हम मांग की लोच को कैलकुलेट करेंगे। ये है फ्लस्क की संशोधित रीति मांग की लोच को निकालने की। इसी तरह मार्शल ने अपनी वह विधि दी।
मार्शल की जो कुल व्यय विधि है वो ये कहती है कि अगर आपका वर्तमान व्यय पुराने व्यय से अधिक है तो मांग की लोच अधिक है। अगर आपका वर्तमान व्यय कुल व्यय पुराने व्यय से कम है तो मांग की लोच कम है। अगर आपका पिछला व्यय और अभी का व्यय बराबर है तो आपके मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। वो कुल व्यय के आधार पर मांग की लोच निकालते हैं। कीमत में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन को अलग अलग न देख के कुल आपके खर्च किए गए व्यय में अगर परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को पुराने खर्च किए गए व्यय से तुलना की जाती है और उसके आधार पर कुल व्यय विधि के द्वारा मांग की लोच निकाली जाती है। अगर आपका पुराना व्यय ज़्यादा है, अभी आप कम खर्च कर रहे हैं तो आपकी इकाई से कम मांग की लोच होगी। बराबर है तो इकाई के बराबर होगी। आपका वर्तमान व्यय ज़्यादा है और पुराना व्यय कम था तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इस तरह कुल व्यय विधि के द्वारा मांग की लोच को ज्ञात किया जाता है। मांग की चापलोच विधि। मांग की जो चापलोच विधि है वह मांग वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गमन करने पर मांग की लोच को बताती है। इसका फार्मूला वही जो फ्लस्क का हमारा सूत्र था, E = डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। चापलोच विधि के अंदर यदि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गमन करते हैं तो मांग की लोच भिन्न आएगी, और दूसरे बिंदु से यदि पूर्व बिंदु की ओर जाते हुए अगर हम मांग की लोच निकालते हैं तो वह मांग की लोच भिन्न आती है। तो उसे सुधारने के लिए ये हम पहले कर चुके हैं। फ्लस्क का जो संशोधन है वह यहाँ पर ही काम आएगा। जो फ्लस्क का संशोधित रूप है चापलोच विधि में वही सूत्र काम में आ रहा है कि हम पुरानी कीमत, पुरानी मात्रा और नई कीमत और नई मात्रा सभी को साथ में लेकर मांग की लोच निकालते हैं, जिससे किसी भी वक्र के एक बिंदु से ए से अगर आप बी की तरफ जा रहे हैं तो भी मांग की लोच वही आएगी, और बी से यदि ए की तरफ जा रहे हैं तो मांग की लोच वही आएगी। तो इस प्रकार चापलोच विधि में चाप के आधार पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है।